नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अंदर की बात में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा, जनता के फैसले से पहले आए एग्जिट पोल का इशारा क्या है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और जेडीयू नेता राजीव रंजन मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत से काफी आगे दिख रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 155 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 83 और अन्य को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत से काफी कम यानी 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सीएनएक्स के मुताबिक महागठबंधन को 135 और अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। आज तक और सिसरो के एग्जिट पोल में एनडीए को महागठबंधन से आगे दिखाया गया है। आज तक सिसरो के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 120, महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 111, महागठबंधन को 122 और अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को 108, महागठबंधन को 130 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 114, महागठबंधन को 125 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। सभी 6 चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकालने पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखती है। एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक एनडीए को 117, महागठबंधन को 119 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि दोनों ही मोर्चे के नेता बहुमत का दावा कर रहे हैं। जब हम बोले तो ये अंदाज बनाए 190 सीट पर महागठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ, गलतफहमी में न रहे। 190 अब बीजेपी को मतलब 10 अपील 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला नहीं तो भी साफ है। 5 तारीख के उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी और 2/3 बहुमत हमारे एनडीए को मिलेगा। 190 जाहिर है वादों का दौर खत्म हो चुका, 2 दिन और दावों के दौर चलेंगे। क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ। 8 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे तो सारे कयास हकीकत के आईने में दिखेंगे। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी का कहना है कि वो 8 को बोलेंगे। वैसे भी कोई भी बड़ा नेता सीटों का आकलन इस तरह से चुनाव के बाद नहीं करता है। सीधे चलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के पास। बीजेपी के महासचिव कैलाश जी, आपका इंडिया न्यूज पे बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, क्योंकि आप भी लगातार कैंपेनिंग के दौरान मौजूद थे, पटना और उसके आसपास का एरिया और पूरी तरह से पूरा राज्य देख रहे थे। आपका फोरकास्ट क्या कहता है, क्योंकि आप भी चुनावी रणनीति के बहुत बड़े जानकार हैं। मुझे लगता है कि लगभग 160 सीट 2/3 बहुमत के आसपास हम लोग बनाएंगे और मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी का तो स्पष्ट बहुमत होगा और बाकी हमारे सहयोगी दलों के साथ हम 2/3 बहुमत के आसपास जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षण था और बड़ी बड़ी सभाएं हुई और विशेषकर यंगस्टर, क्योंकि बिहार में 3 दशक से जातिवाद का जहर घुला हुआ था और जातिवाद और विकासवाद के बीच में चुनाव था ये। मैं समझता हूं कि विकासवाद को लोगों ने पसंद किया और विशेषकर महिलाओं ने और यंगस्टर ने, और इसलिए मुझे विश्वास है कि 2/3 बहुमत के आसपास एनडीए की वहां पर बहुमत से आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अंक गणित के हिसाब से देखा जाए, लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए कैलाश जी, तो अर्थमेटिक में महागठबंधन आगे है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर को जोड़ा जाए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, ऐसा क्या होगा जो इस वोट शेयर में बीजेपी सीएन लगा देगी इस बार? इसलिए लगाएगी कि देखिए, मांझी साहब के आने से निश्चित रूप से एक जो महादलित वहां पर वोट था वह कहीं न कहीं इन लोगों के साथ था और मांझी साहब के आने के साथ रामविलास पासवान जी ने भी जिस तरीके से वहां पर प्रचार किया
तो ये जो दलित महादलित वोट है वो जुड़ा है, अति पिछड़ा वोट वह भी जुड़ा है, और सबके बीच में ये था कि यदि हम पिछड़े हैं तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं 30 साल का जो नेतृत्व है, बल्कि आजादी के बाद का, आप जानते हैं कि दीपक भाई की बिहार में 35 साल तक कांग्रेस रही है, 15 साल तक लालू जी रहे और 10 साल तक नीतीश जी रहे। नीतीश जी जब तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे तब तक लोगों ने विकास देखा है, और उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए विकास रुक गया। तो एनडीए के पक्ष में यह है कि लोगों को विकास का स्वाद आ गया, टेस्ट आ गया कि यार डेवलपमेंट होता क्या है, और इसलिए मुझे लगता है कि लोग डेवलपमेंट के प्रति जाएंगे और जातिवाद और विकासवाद के बीच में वहां पर चुनाव हुआ, और मुझे लगता है कि वहां पर विकास जीतेगा। विकास जीतेगा। राजीव रंजन जी जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बड़ा सीधा सवाल है, 7.5 साल तक जब आप बीजेपी के साथ थे, बीजेपी का क्लेम ये है कि तब विकास हुआ, लेकिन 2.5 साल से विकास बिहार का अवरुद्ध हो चुका है। आप क्या इस परसेप्शन को मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आंकड़े तो इनकी बातों की तस्दीक नहीं करते। जो जीएसडीपी है बिहार का, इनसे अलग होने के बाद वो बेहतर हुआ है, और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जहां भी इनकी सरकारें हैं उनसे हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर और विकास, ये दो ऐसे सवाल हैं जिन पर भारत सरकार के मंत्रालयों के जो आनुषांगिक संगठन हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति एनसीआरबी कहती है, और जीएसडीपी इनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बताया जाता है। सीएसओ इनका एक एफिलिएट बॉडी है जो जीएसडीपी इवेलुएट करता है, और इन दोनों ही पैमाने पर बिहार ने पिछले 2.5 वर्षों में एनडीए में साथ रहने से बेहतर परफॉर्म किया है, इसलिए इनके दावे का कोई मतलब नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा दीपक जी, देश में जो पिछला 1 दशक बिहार की राजनीति का है वो कहीं ना कहीं बिहार के स्पेशल कैटेगरी, बिहार के स्पेशल अटेंशन, बिहार के जो बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज का सवाल है, कोल लिंकेजेस का सवाल है, और इन सवालों के इर्द गिर्द 10 वर्षों में बिहार में जमीनी बहस हुई है। इस बहस को दिल्ली तक पहुंचाने का श्रेय जाता है नीतीश कुमार जी को, और जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी तो गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल इनके नेताओं के द्वारा ये बहस चलाई जाती थी। सुशील मोदी समेत इनके कई बड़े नेता थे जो पीएम मटेरियल बताते थे नीतीश कुमार जी। आज दल के अलग होने के बाद नीतीश कुमार जी की सारी कमियां इन्हें दिख रही हैं, ये जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अवसरवादी राजनीति है, और ये बराबर जनादेश की बात करते हैं। जनादेश बिहार मॉडल की निरंतरता को स्थापित करने के लिए बिहार की जनता ने दिया था। बिहार में गुजरात के तर्ज पर अव्यवस्था, धर्म के नाम पर राजनीति करने का, बीफ की राजनीति करने का, और जिस तरह से पूरे ध्रुवीकरण के तमाम जो कल पुर्जे हैं वो लाकर बिहार को बांटने की जो कोशिश थी, इसके लिए बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। इसलिए ये समझना होगा कि जनता से मिले जनादेश का अपमान एनडीए ने किया था या हमने किया था, तो जनता ने सजा दे दिया है इन्हें। और जो आंकड़े हैं आज, जो एक वो आधा सच है, जो जमीन का सच है वो यही है कि हम एक प्रचंड जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं, और देश को बिहार की जनता निश्चित तौर पर एक मजबूत अस्थायी सरकार देकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि जब भी देश में लोगों को बांटने की कोशिशें हो, जनता एकजुट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। कैलाश विजयवर्गीय जी, जो मुद्दा राजीव रंजन जी ने उठाया है, महागठबंधन में उठाया है, वो ये है कि विकासवाद को छोड़कर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ी है। चाहे वो आपके एडवर्टाइजमेंट हो जिसको चुनाव आयोग ने रोका, चाहे नेताओं के बयान हो, आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है वहां पर? देखिए, पहली बात तो राजीव जी ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है, अवसरवादी का तर्क। देखिए, अवसरवादी कौन है ये सब जानते हैं। पूरे समय राजनीति के अंदर नीतीश जी और लालू जी बिहार में किस तरीके से उन्होंने राज किया है, मेरे पास वो सारे वीडियोज हैं, वो सारी क्लिपिंग है जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए। लालू जी कहा करते थे कि नीतीश जी के पेट में 32 दांत हैं। लालू जी कहा करते थे कि नीतीश जी का ऐसा कौन है सगा जिसको उन्होंने नहीं ठगा। ये लालू जी के वचन है, हमारे नहीं है।
और आज लालू जी और नीतीश जी गलबैयां डालकर घूम रहे हैं। सारा देश बिहार जानता है कि क्यों अवसरवादी कौन है। अभी तक एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे को पानी पी के गाली देते थे, आज वो गलबैयां डाल के घूम रहे। तो अवसरवादी कौन है ये भी बिहार की जनता को मालूम है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, विकास का सवाल है, मैं राजीव जी को चुनौती देता हूं कि भाजपा शासित किसी भी राज्य से वे बिहार का कंपैरिजन कर लें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, अभी महाराष्ट्र जहां पर अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं सरकार बने, वहां पर भी देख लें। सब राज्य बिहार से आगे हैं, कई गुना आगे हैं। अब बिहार में कानून का शासन है। मैं तो दीपक जी, आप मध्य प्रदेश के हैं, मैं ही मध्य प्रदेश का हूं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम घूमते हैं। मेरे को निर्देश थे, मैं एक दिन भी बिहार में हेलीकॉप्टर में नहीं घूमा, पूरे समय मैंने पूरे रोड पे ही घूमा। मैं 11 बजे के बाद यदि कार्यालय नहीं पहुंचता था तो भूपेंद्र यादव जी, अनंत कुमार जी फोन करते थे, कहाँ है यार, बिहार में इतनी रात को घूमना ठीक बात नहीं, जल्दी आ जाओ। मतलब चिंता हो जाती थी। तो देखिए, बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी, जब हमारे जैसे लोग वहां पर, हमारे जैसे लोगों के लिए हमारे पार्टी के नेता चिंतित रहते थे। आप बताइए बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति। राजीव जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मैंने खुद ने लालू यादव जी का एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। फिर इस चुनाव में कैसे उन्होंने रंग बदल लिया, फिर से लालू के साथ चले गए? देखिए, अगर बयानों की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रामविलास पासवान जी ने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से अलग होने के समय उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी। जीतन राम मांझी जी के पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के 100 ऐसे बयान हैं जो आर्काइव में चले जाइए। आज जिनको वो दलितों का मसीहा मानते हैं, उनके बारे में उनकी उस समय क्या राय थी। मेरा ये मानना है, ये इससे ज्यादा और सर्वादी नजरिया कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने गठबंधन के अंदर जो बेमेल गठजोड़ आपने की, उनको आप जस्टिफाई करते हैं या उस पर आप अपनी ओर से कोई सफाई देना नहीं चाहते, और आप उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिलने के पहले बिहार आंदोलन के गर्व से राजनीति में आए और उन्होंने 20 साल साथ राजनीति की 1974 से 94 तक। अलग हो गए थे ना राजीव जी, अलग हो गए थे ना, बिटर टर्म्स में अलग हुए थे, ये भी हकीकत है। मैं वही कह रहा हूं, बहुत गंदे टर्म्स में अलग हुए थे दोनों। बिल्कुल। लेकिन जो आज देश के सवाल हैं दीपक जी, आज जो देश के सवाल हैं, अगर कैलाश विजयवर्गीय जी की बात अगर हम करते हैं, जिन्होंने कल कितनी बड़ी बात कह दी है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता को इन्होंने हाफिज सईद की श्रेणी में लाने का काम किया है। और ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करने का कोई नैतिक अधिकार है? जहां व्यापम के महाघोटाले ने महाघोटाला शब्द का एक पर्याय बना दिया कि व्यापम कहिए और महाघोटाला सामने आ जाएगा। लोग बड़ी संख्या में मरे हैं, जो भी उस घोटाले से जुड़े लोग हैं वो आज भी अपने प्राण रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर ये जिन राज्यों की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात इन्होंने की, पीडीएस का मॉडल स्टेट था, 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। और जिस तरह से नसबंदी के जरिए वहां महिलाओं का जो नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का मामला है, वहां देश के प्रतिरक्षा मंत्री ने गोवा में गलत हलफनामा जारी किया है, ललित मोदी के सवाल पर वसुंधरा राजे का चेहरा देश ने देखा है, और साथ ही साथ जिस तरह से सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी से लेकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आधे दर्जन मंत्रियों पर गंभीर मामले हैं, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी, और ये खुद एक बड़े उदाहरण के तौर पर है। ये अगर डिवाइसिव एजेंडा के एक सिंबल के तौर पर अगर कहा जाए, मुझे लगता है आखिरी 24 घंटे में खेल को भी अपने दिशा में लाने के लिए इन्होंने शाहरुख खान के नाम का इस्तेमाल किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि विकास के सवाल पर नीतीश कुमार जी को कोई नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार एनडीए के पास है। क्या वाकई नैतिक अधिकार नहीं है कैलाश जी? दीपक जी, हमने काम किया है और करके दिखाया है। ऐसा काम हमेशा बोलता है।
मध्य प्रदेश ने जो डेवलपमेंट किया, गुजरात ने जो डेवलपमेंट किया है, पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे दोनों राज्यों की। आप नीतीश जी ने भी 10 साल बिहार में काम किया, वहां की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, वहां भी एग्रीकल्चर ग्रोथ देख लीजिए, वहां पर सब है। बिहार में पानी है, उपजाऊ जमीन है, वहां पर मिनरल्स है, वहां मेहनत कश लोग है, उसके बाद भी बिहार पिछड़ा है, इसलिए कि वहां के राजनेताओं ने कभी डेवलपमेंट क्या होता है इस बारे में सोचा नहीं। एक समय था कि मध्य प्रदेश बिहार से भी पीछे था, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा था, पर इन 12 वर्षों में हमने जो डेवलपमेंट किया है, अब तो खुद उसके साक्षी हैं दीपक। लगता है कैलाश जी से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से उनके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव जी, आपको नहीं लगता कि इस बार की दिवाली अगर एनडीए मनाएगी तो फिर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? दुनिया के 8वें आश्चर्य की चर्चा हम लोग आज क्यों करें, ये आने वाले समय में अरे राजनीति में कुछ भी संभव है राजीव भाई। जनता ने प्रचंड जनादेश दे दिया है। नहीं, इसको छोड़कर सब कुछ संभव है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। मैं 8 को फिर से आपके चैनल पर आऊंगा। बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दे दिया है, और एक ऐसा जनादेश जो न केवल बिहार के 5 वर्षों की विकास की महायात्रा की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, दिल्ली की कुंभकर्णी निद्रा को भी तोड़ने का काम करेगी बिहार की जनता। और 11 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है। जाति, धर्म, भाषा, ये तीनों कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में खुद चलाए, लेकिन ये सब कुछ विफल हो चुका है। और बिहार ने जमीन पर जो विकास नीतीश कुमार जी ने किया, उसी पर भरोसा किया। और 10 वर्षों में बिहार कैसा बने, नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि है और सामाजिक समूहों को लेकर लालू प्रसाद जी की जो चिंता है, इन दोनों महाशक्तियों के मिलन को बिहार के संसदीय इतिहास की एक बड़ी घटना मानिए। और ये तय मान लीजिए, बिहार में सरकार का जन्म बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करा दिया है। लेकिन राजीव जी, आप कह रहे हैं कि जातिवादी राजनीति करी बीजेपी और एनडीए ने। मुझे ये बताइए कि आपने जातिवादी राजनीति नहीं करी क्या? आपने जिस प्रपोर्शन में आपके विधायक हैं, महादलित को सीटें दी, आपने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सीटें दी, आपने पसमंदा समाज के अंदर काम किया। नीतीश कुमार ने, लोग कहते हैं कि दलित और महादलित को बांट दिया, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को बांट दिया। साथ ही साथ लालू यादव ने तो खुद कहा था कि भाई अगले वर्ष से पिछड़ों का ये चुनाव है। तो जातिवाद की राजनीति तो आपने भी करी है ना? देखिए, सबसे पहली बात है दीपक जी, यही फर्क है कि आप जातिवाद करके उन जातियों का भला करना चाहते हैं या आप अपना एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। अगर 10 लाख की सूट पहन करके प्रधानमंत्री जी की जाति अमित शाह जी को बतानी पड़ती है कि वो पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, तो मुझे लगता है कि 65 वर्षों में कोई ऐसी दूसरी मिसाल बताइए जब किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताई हो। पहली बात, लालू प्रसाद जी तो निश्चित तौर पर उपेक्षित सामाजिक समूहों के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार जी ने अगर पिछड़ों के बीच अति पिछड़ों की पहचान की, दलितों के बीच महादलितों की पहचान की, तो ये सोची समझी ये रणनीति थी कि विकास का लाभ उन जातियों को मिले जो आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं निचले स्तर पर वो नहीं पहुंच पा रहा है। और इसका लाभ हुआ जो महादलित मिशन के जरिए महादलितों के कल्याण के लिए हजारों योजनाएं चलाई गई, जिस तरह से अति पिछड़ों के लिए आयोग बनाने से लेकर उनके पंचायती राज में आरक्षण से लेकर स्थानीय निकायों में जो आरक्षण दिए गए, ठीक है, उनसे समाज में इन जातियों का सशक्तिकरण हुआ है। और ये जब विकास का एक संतुलित नजरिया आप देखेंगे तो जातिवाद और कमजोर समूहों के विकास की चिंता, दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। चलिए, मैंने माना हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम जात पात पर राजनीति नहीं करते, पर हकीकत यह है कि हर पार्टी जात पात के कैलकुलेशन के हिसाब से अपने कैंडिडेट तय करती है। कैलाश जी, यहाँ पे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार बार बार ये पूछते रहे कि एनडीए का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट कौन है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की रणनीतिक भूल थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आगे कर दिया और पूरे चुनाव को नीतीश कुमार जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी बना दिया? दीपक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पर भी वे राज्य जहां पर कभी हमारे मुख्यमंत्री नहीं रहे, हमने उन राज्यों में
राज्यों के चुनाव में कभी भी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। आपको स्मरण होगा, हरियाणा का मैं ही प्रभारी था, हरियाणा में हमने मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया था। महाराष्ट्र में चुनाव तो महाराष्ट्र में हमने मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। जहां हमारे मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया। पर बिहार में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं रहा। इसलिए हमने कहा कि संसदीय परंपरा के अंदर जब विधायक जीत कर आएंगे तो विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री हो। पर एक आइडियोलॉजी के आधार पर हमने हमेशा राजनीति की है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा है और विचारधारा के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जाते हैं। यह एनडीए का संगठन था। हम लोगों ने बैठ के निर्णय किया कि पहले एनडीए अपनी जनता के बीच में जाएगा। माननीय एनडीए के हमारे प्रधानमंत्री उनको साथ में लेके जाएंगे। उसके बाद बहुमत आने के बाद विधायक दल की बराबर बैठक होगी और उसमें चयन होगा मुख्यमंत्री का। तो ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई 2-4 जनों की पार्टी तो है नहीं। यह पार्टी पंचायत से लेकर और राष्ट्र लेवल पर पूरे संगठन के चुनाव होते हैं, आप सब जानते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इनके दल में और हमारे दल में यही बेसिक अंतर है कि इनके सिर्फ चेहरे ही नेता हैं। नीतीश जी है, नीतीश जी के बाद फिर कौन है? लालू जी है, लालू जी के बाद रावड़ी जी है। और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और नीचे तक एक श्रृंखला है बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की और राजनेताओं की। आखिरी सवाल आपसे बड़े संक्षेप में जवाब चाहूंगा दोनों से। कैलाश जी, आप बताइए कि इस बार दोहरी दिवाली कौन मनाएगा? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 दिन दिवाली मनाना है। 8 तारीख को भी दिवाली मनाना है और 13 तारीख को भी दिवाली मनाना है। 2 दिन हम दिवाली मनाने वाले हैं। राजीव जी, देखिए, दिवाली तो हम जरूर मनाएंगे। दिवाला भले ही इनका पिट गया हो, लेकिन दिवाली बिहार की जनता इसलिए मनाएगी कि एक डिवाइसिव एजेंडे को बिहार की जनता ने नकार कर जो बिहार के अंदर जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो तहजीब है, उसकी हिफाजत का काम किया है। चलिए ठीक है। इसलिए बिहार माफ कीजिएगा राजीव भाई, मेरे पास वक्त इतना ही है। मुझे आपको और कैलाश जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। तो ये थी एग्जिट पोल के नतीजे, जो 4 कह रहे हैं कि एनडीए नहीं महागठबंधन आगे है, वहीं 2 कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन हम आपको याद दिला दें, ये महज एग्जिट पोल है। 8 तारीख को चुनाव नतीजे सबसे तेज सबसे पहले देखिए सिर्फ इंडिया न्यूज।